नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है ऋण शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम ऋण शोधन क्षमता अनुपात पढ़ेंगे। देखिए, ऋण शोधन का मतलब हो गया भुगतान। तो यानी जो ये अनुपात है, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, ये ऋणों के भुगतान करने की क्षमता के बारे में बताएगा। तो अगर कोई पूछे कि ऋण शोधन क्षमता अनुपात क्या है, तो ऋण शोधन क्षमता अनुपात किसी भी संस्था के दीर्घकालीन शोधन क्षमता या भुगतान करने की क्षमता को बताता है। ठीक है। तो ऋण शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत हम कौन कौन से जो अनुपात है वो पढ़ेंगे, तो वो आपके सामने देखिए स्क्रीन पर हमने लिखा है। पहला है ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा है ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तीसरा है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। चौथा है कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। और पांचवा ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये पांचों अनुपात है वो हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ऋण शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये सभी अनुपात है वो संस्था की जो भुगतान करने की क्षमता है ऋणों की, उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम सबको देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला है ऋण क्षमता अनुपात, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। देखिए, ये जो अनुपात है, ऋण क्षमता अनुपात है, ये किसी भी संस्था के बाहरी दायित्वों और आंतरिक दायित्वों के मध्य संबंध को दर्शाता है। अब बाहरी दायित्व हो गए वो तो हो गए ऋण, और आंतरिक दायित्व हो गई वो हो गई समता। तो इन दोनों के मध्य को जो संबंध को दर्शाता है वो क्या कहलाएगा? डेब्ट इक्विटी रेशियो कहलाएगा। अब देखिए इसका सूत्र हम देखते हैं। तो इसका सूत्र है ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर दीर्घकालिक ऋण बट्टा अंशधारक निधि, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड। हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है, आपके जैसे भी समझ में उस हिसाब से इस सूत्र को आपको कर लेना है। ऋण क्षमता अनुपात बराबर दीर्घकालिक ऋण बट्टा अंशधारक निधि, और अंग्रेजी में लिखे तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड। देखिए, दीर्घकालिक ऋण और शेयर होल्डर फंड की हम बात करते हैं तो हमने वित्तीय विवरणों का जो अध्याय वाला चैप्टर है उसमें इन सभी मदों को बड़े ही विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो आप वो चैप्टर भी जरूर देखें ताकि जो भी पढ़ा जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, अंशधारक निधि की हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में हमने पढ़ा है कि हम क्या क्या शामिल करते हैं। अंश पूंजी, शेयर कैपिटल शामिल करते हैं। दूसरा रिजर्व सरप्लस, आरक्षित और अधिशेष यानी रिजर्व सरप्लस को शामिल करते हैं। अंश वारंट की प्राप्त राशि, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को सम्मिलित करते हैं। और अपूर्ण आवंटन पर आवेदन राशि, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये सभी जो मदे हैं वो जोड़ने पर क्या बनेगी? अंशधारक निधि बनेगी। इसको हमने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत जो बैलेंस शीट पढ़ी थी उस बैलेंस शीट में इन मदों को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा है। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंतर्गत हम लॉन्ग टर्म डेब्ट में हम क्या करते हैं कि अंशधारक निधि का भाग निकाल कर क्या निकाल देंगे? ऋण क्षमता अनुपात निकालेंगे। ठीक है। दूसरा है अंशधारक निधि निकालने का, देखिए एक तरीका ये भी है कि गैर चालू संपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी माइनस गैर चालू दायित्व से भी हम क्या निकाल सकते हैं? अंशधारक निधि निकाल सकते हैं। अब कार्यशील पूंजी कैसे निकलती है? तो कार्यशील पूंजी का सूत्र होता है चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी निकल जाती है। तो अंशधारक निधि का देखिए हम ऊपर बताया वैसे भी निकाल सकते हैं, और गैर चालू संपत्तियां प्लस कार्यशील पूंजी जोड़कर उसमें से गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज को घटाकर भी हम अंशधारक निधि निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा सूत्र है वो अनुपात है वो है ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। यानी ऋण और नियोजित पूंजी जो कैपिटल एम्प्लॉयड, इनके बीच का अनुपात ही क्या कहलाएगा? ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात, डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कहलाएगा। तो ये अनुपात है वो दीर्घकालिक ऋण हेतु बाहरी दायित्व व आंतरिक निधियों के अनुपात को दर्शाता है। यानी बाहरी दायित्व तो हो गया लॉन्ग टर्म डेब्ट, और जो इसके साथ जो अनुपात है कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या हो गया कि आंतरिक निधियां और कुल बाहरी दायित्व है, यानी जो शेयर होल्डर फंड और जो बाहरी दायित्व है उन सब दोनों को जोड़ के नियोजित पूंजी निकालेंगे। और नियोजित पूंजी के साथ हम क्या करेंगे? दीर्घकालिक ऋणों का अनुपात निकालेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है
ऋण पर नियोजित पूंजी अनुपात बराबर दीर्घकालिक ऋण बटा नियोजित पूंजी। ये हमने हिंदी में लिख लिया। और अंग्रेजी में हमने लिखा डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट तो जैसे हमने ऊपर डेप्ट इक्विटी रेशियो पढ़ा था उसी में भी क्या था, लॉन्ग टर्म डेप्ट था, और इसमें भी लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो उसमें ऋण का समता के साथ अनुपात था, तो बट्टे में शेयर होल्डर फंड लग गया। इसमें ऋण का अनुपात किसके साथ है, नियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ है, तो हमने बट्टे में क्या लगा दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड लगा दिया। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे वो देख लेते हैं। नियोजित पूंजी, देखिए नियोजित पूंजी वह पूंजी है जो हमने नियोजित कर रखी है व्यापार में। ठीक है, तो नियोजित पूंजी निकालने का सूत्र है नियोजित पूंजी बराबर दीर्घकालिक ऋण बटा अंशधारक निधि। तो ये सभी राशि है जो हमें अंशधारक निधि के रूप में और जो दीर्घकालिक ऋण के रूप में प्राप्त हुई है वो हमने सारी की सारी क्या कर रही है, नियोजित कर रखी है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसको अंग्रेजी में कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड बराबर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, नियोजित पूंजी होता है। नियोजित पूंजी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आपके सामने लिखा है कि नियोजित पूंजी कुल संपत्तियां माइनस चालू दायित्व है। कुल संपत्तियां बराबर होता है कुल दायित्व है। ठीक है, टोटल एसेट्स बराबर क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज होता है। तो कुल संपत्तियां बराबर कुल दायित्व है, और कुल दायित्व की हम बात करते हैं टोटल लाइबिलिटीज की, तो ये 3 भागों में बढ़ता है। नंबर फर्स्ट शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नंबर 3 करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड और करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों को जोड़ देते हैं तो नियोजित पूंजी आ जाती है। या जो कुल दायित्व उसमें से हम चालू दायित्व को हम घटा देते हैं तो भी क्या आएगा, नियोजित पूंजी आएगी। तो मान लेते हैं कि कुल संपत्ति 100 है, कुल दायित्व भी 100 है। ठीक है, जिसमें से शेयर होल्डर 40 रुपये है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी 40 रुपये है, और करंट लाइबिलिटीज 20 रुपये। तो सीधा हम 40 प्लस 40 करके भी शेयर जो नियोजित पूंजी वो निकाल सकते हैं, तो कितनी आएगी, 80। और कुल जो हमारे पास संपत्तियां हैं या कुल दायित्व वो कितना है, 100। इसमें से करंट लाइबिलिटीज कितना हमारे पास, 20 रुपये, तो इसको घटाकर भी हम निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा, 20। तो ये आप जब सवाल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि नियोजित पूंजी किस प्रकार से हमें निकालनी है। ठीक है, नंबर तीसरा जो हम अनुपात पढ़ेंगे ऋण स्वाधीन क्षमता अनुपात में, सॉल्वेंसी रेशियो में, वो है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए स्वामित्व की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, अंशधारक होते हैं, अंशधारी होते हैं। ठीक है, तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, अंशधारक होते हैं। तो जो अनुपात है वो किसके साथ निकलेगा, तो नियोजित पूंजी या शुद्ध संपत्ति के साथ इनका अनुपात हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अंशधारी या अंशधारक ही कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं। शेयर होल्डर फंड होता है, तो शेयर होल्डर फंड का हम कैपिटल एम्प्लॉयड या शुद्ध संपत्ति और नेट एसेट्स के साथ अनुपात निकाल कर क्या निकालेंगे, स्वामित्व अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यह अनुपात है वो अंशधारक निधि और शुद्ध संपत्तियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। कौन सा, स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। एक इसका सूत्र है वो हमने लिखा है, स्वामित्व अनुपात बराबर अंशधारक निधि बट्टा नियोजित पूंजी या शुद्ध संपत्तियां। प्रोप्राइटरी रेशियो अंग्रेजी में शेयर होल्डर फंड बट्टा कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट्स। ठीक है, यह हो जाएगा क्या, स्वामित्व अनुपात का सूत्र हो जाएगा। अब इसको कैसे निकालते हैं, शेयर होल्डर फंड कैसे निकालते हैं वो हमने ऊपर बात कर ली, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं और नेट एसेट्स के बारे में पढ़ लिया है। चौथा जो हमारा सूत्र है, जो अनुपात है वो है कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात, यानी कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात हम पढ़ेंगे चौथा। तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या है कि कुल संपत्तियों का अनुपात किसके साथ है, ऋण के साथ। तो कुल संपत्तियों में हम दीर्घकालिक ऋण का भाग लगाकर कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखिए सूत्र हमने क्या लिखा है, कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात बराबर कुल संपत्तियां बटे दीर्घकालिक ऋण। अंग्रेजी में हमने लिखा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बराबर टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, टोटल एसेट्स बटा लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म डेप्ट दीर्घकालीन ऋणों
ऋणों के बीच में जो संबंध है वही क्या कहलाएगा, कुल संपत्तियों पर ऋण अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, लॉन्ग टोटल एसेट्स बट्टा लॉन्ग टर्म डेप्ट, कुल संपत्तियां बट्टा दीर्घकालिक ऋण हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें जो अंतिम अनुपात है ऋण शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत, वो हम पढ़ेंगे ब्याज व्याप्ति अनुपात। क्या पढ़ेंगे, ब्याज व्याप्ति अनुपात पढ़ेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो ऋण लिया है उस ऋण पर क्या चुकाना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। और ब्याज की शोधन क्षमता हमें किससे पता चलेगी, लाभों से। अगर व्यापार में संस्था में लाभ हुआ है तो हम क्या चुका सकते हैं, ब्याज चुका सकते हैं। तो यानी ब्याज और लाभ के बीच में जो संबंध है वो ही क्या कहलाएगा, ब्याज व्याप्ति अनुपात कहलाएगा। क्योंकि जो ब्याज है दीर्घकालिक ऋणों पर, जो ब्याज है वो किससे चुकाए जाने हैं, लाभों से चुकाए जाने हैं। अगर ब्याज ज़्यादा है लाभ कम है तो इसका मतलब जो ब्याज भुगतान करने की क्षमता वो कमज़ोर है। अगर ब्याज कम है लाभ ज़्यादा है तो इसका मतलब ब्याज भुगतान करने की क्षमता व्यापार की अच्छी है, संस्था की अच्छी है। तो ब्याज व्याप्ति अनुपात है वो ब्याज और लाभ के बीच के संबंध को दर्शाता है। देखिए इसको मैंने लिखा है कि यह अनुपात ब्याज व कर से पूर्व शुद्ध लाभ व दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज के मध्य संबंध को दर्शाता है। जो मैंने बताया कि शुद्ध लाभ और किसके बीच में, ब्याज के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो इसका सूत्र देखिए क्या लिखा हमने, कि ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर ब्याज व कर से पूर्व शुद्ध लाभ बटा दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज। यानी जो लाभ है उसमें जो ब्याज दिया जाना है दीर्घकालिक ऋणों पर, उसका भाग देकर हम क्या निकालेंगे, ब्याज व्याप्ति अनुपात निकालेंगे। लेकिन लाभ है वो ब्याज व कर से पूर्व का शुद्ध लाभ होना चाहिए। अंग्रेजी में इसको हमने लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। यानी जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, जो भी दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज है उसका भाग लगाकर हम क्या निकालेंगे, ब्याज व्याप्ति अनुपात निकालेंगे, जो ब्याज के भुगतान करने की क्षमता को बताएगा कि लाभ ज़्यादा है या ब्याज ज़्यादा है और व्यापार की स्थिति ब्याज को भुगतान करने में कैसी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने ऋण शोधन क्षमता अनुपात के अंतर्गत विभिन्न जो अनुपात है 500 उनके बारे में अध्ययन किया है। तो जो भी हमने पढ़ा है उसमें आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।